नमस्ते। एक नाम है जो आजकल इंटरनेट पर हर जगह छाया हुआ है, शाज़िया बानो। अब सवाल ये है कि ये नाम अचानक से इतना ट्रेंड क्यों करने लगा? तो चलिए आज इसी सवाल की तह तक जाते हैं, एक फिल्मी कहानी से लेकर भारत की एक बहुत बड़ी कानूनी लड़ाई की सच्चाई तक। तो सबसे बड़ा सवाल जो हर किसी के मन में है और जो सब पूछ रहे हैं, क्या ये शाज़िया बानो केस सच में है? मतलब क्या असल में ऐसा कोई केस हुआ है? आइए इसी कंफ्यूजन को दूर करते हैं। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। अगर गूगल ट्रेंड्स देखें तो लोग सर्च कर रहे हैं शाज़िया बानो केस क्या है, शाज़िया बानो की असली कहानी क्या है, हक मूवी शाज़िया बानो। मतलब साफ है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, एक बड़ा फिनोमिनन बन चुका है। तो चलिए अब इस मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं। ये कहानी है तो फिल्मी, पर इसकी जड़ें एक बहुत ही असली और एक बहुत बड़े संघर्ष से जुड़ी हैं। तो सबसे पहले एक बात बिल्कुल साफ कर देते हैं, एकदम सीधा जवाब है नहीं। इंडिया में शाज़िया बानो केस नाम का कोई भी रियल लीगल केस है ही नहीं। तो सवाल उठता है, अगर केस असली नहीं है तो फिर ये शाज़िया बानो है कौन? शाज़िया बानो एक फिक्शनल कैरेक्टर है, मतलब एक काल्पनिक किरदार जिसे यामी गौतम ने एक नई सोशियो लीगल ड्रामा फिल्म हक में निभाया है। ये फिल्म 2 जनवरी 2026 को नेटफ्लिक्स पर आने वाली है। पर और ये सबसे जरूरी बात है, ये किरदार इंडिया के एक बहुत ही ऐतिहासिक, एक लैंडमार्क लीगल केस से इंस्पायर्ड है। अच्छा, अब जरा असली और फिल्मी कहानी को आमने सामने रखकर देखते हैं ताकि सब कुछ साफ हो जाए। जो असली शाहबानो का केस था वो 1978 से 1985 के बीच का है। वहीं फिल्म वाली शाज़िया बानो की कहानी 2020s में सेट है। एक तरफ एक रियल लीगल केस है, दूसरी तरफ एक फिक्शनल कैरेक्टर। शाहबानो केस ने तो भारत का कानून ही बदल दिया था, जबकि शाज़िया बानो के किरदार ने इस पूरे मुद्दे पर एक नई बहस छेड़ दी है। तो अब वक्त है असली कहानी जानने का, उस केस के बारे में जहां से ये सब शुरू हुआ था। हम बात कर रहे हैं 1985 के शाह बानो केस की। तो आखिर थी कौन ये शाहबानो बेगम? देखिए, वो इंदौर के रहने वाली एक 62 साल की महिला थी। उनकी शादी एक जाने माने वकील से हुई थी और ये शादी 43 साल चली। सोचिए, 43 साल। फिर 1978 में उनके पति ने उन्हें ट्रिपल तलाक दे दिया और 3 महीने की इद्दत पीरियड के बाद गुजारा भत्ता यानी मेंटेनेंस देने से साफ मना कर दिया। और यहीं पर कहानी में एंट्री होती है कानून के एक बहुत ही जरूरी सेक्शन की, सीआरपीसी का सेक्शन 125। अब ये क्या है? ये एक सेक्युलर कानून है, मतलब ये किसी धर्म विशेष के लिए नहीं है। इसका मकसद बस इतना है कि किसी भी धर्म की तलाकशुदा महिला को बेसहारा ना छोड़ा जाए। ये कानून पक्का करता है कि उसे अपने पुराने पति से गुजारा भत्ता मिले। और इसी सेक्शन 125 के आधार पर 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया जो इतिहास बन गया। फैसला शाहबानो के हक में था। यह उस वक्त महिला अधिकारों के लिए एक बहुत बहुत बड़ी जीत थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा था? मोटी मोटी 3 बातें थी। पहली कि सेक्शन 125 देश के हर नागरिक पर लागू होगा, चाहे उसका धर्म कोई भी हो। दूसरी, एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला को भी मेंटेनेंस पाने का पूरा हक है। और तीसरी, जो सबसे बड़ी बात थी, कि किसी के पर्सनल लॉ को सामाजिक न्याय के रास्ते में नहीं आने दिया जा सकता। पर कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आना भी बाकी था। ये फैसला तो आ गया, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो एक बड़ा पॉलिटिकल यू टर्न था, जिसने 1986 में एक जबरदस्त विवाद खड़ा कर दिया। तो हुआ क्या? ये फैसला पलटा कैसे? चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले तो जैसे ही फैसला आया, विमेन्स राइट्स एक्टिविस्ट्स ने इसका जोरदार स्वागत किया, जश्न मनाया। लेकिन दूसरी तरफ कुछ धार्मिक समूहों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। उनका कहना था कि ये मुस्लिम पर्सनल लॉ में दखलंदाजी है। फिर इस प्रेशर में आकर उस वक्त की सरकार ने 1986 में एक नया कानून पास कर दिया, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट। और इस नए कानून ने क्या किया? इसने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही पलट दिया। इसने पति की मेंटेनेंस देने की जिम्मेदारी को सिर्फ 3 महीने यानी इद्दत पीरियड तक ही सीमित कर दिया। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि कहानी यहीं खत्म हो गई, तो ऐसा नहीं है। कानूनी लड़ाई 1986 में रुकी नहीं। इंसाफ पाने की ये जंग दशकों तक चलती रही। ये जो सफर था ना इंसाफ की वापसी का, ये कई दशकों तक चला। देखिए, 1985 में शाहबानो का लैंडमार्क फैसला आया। 1986 में नए एक्ट ने उसे पलट दिया। पर फिर 2001 में डैनियल लतीफी केस में कोर्ट ने एक रास्ता निकाला और कहा कि पति को भविष्य के लिए एक रीजनेबल प्रोविजन करना होगा। फिर आया 2019, जब ट्रिपल तलाक को ही गैर कानूनी घोषित कर दिया गया।
और ये लड़ाई आगे बढ़ी। 2024 में मोहम्मद अब्दुल समद केस ने फिर से ये बात पक्की कर दी कि सेक्शन 125 ही सुप्रीम है, सबसे ऊपर है। और फिर 2025 में रोशन आरा बेगम केस ने मेहर, सोने और तोहफों पर भी महिला के अधिकार को कंफर्म कर दिया। और इस पूरी कानूनी यात्रा का सार जुलाई 2024 में जस्टिस बीवी नागरत्ना की एक बात में छिपा है। उन्होंने कहा, गुजारा भत्ता कोई धार्मिक मुद्दा नहीं है, बल्कि ये सामाजिक न्याय का सवाल है। कितनी पावरफुल बात है ये। तो घूम फिरकर हम वापस उसी सवाल पर आते हैं। आखिर ये कहानी, ये 40 साल पुरानी लड़ाई 2026 में अचानक इतनी जरूरी क्यों हो गई है? आज ये इतनी रेलेवेंट क्यों है? तो देखिए, इसके पीछे 3 बड़ी वजह हैं। पहली, फिल्म हक रिलीज हो रही है, जो इस कहानी को एक बिल्कुल नई जनरेशन के सामने ला रही है। दूसरी वजह, 2024 और 2025 में आए सुप्रीम कोर्ट के वो मजबूत प्रो वुमन जजमेंट्स। और तीसरी वजह है यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी को लेकर देश में छिड़ी नई बहस। इन तीनों चीजों ने मिलकर इस पुराने मुद्दे को फिर से आज की सबसे बड़ी बहसों में से एक बना दिया है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि शाजिया बानो का जो फिक्शनल किरदार है ना, वो हमें शाह बानो के असली संघर्ष की, उनकी असली लड़ाई की याद दिलाता है। एक ऐसी लड़ाई जो दशकों तक चली और अब जाकर एक निर्णायक मोड़ पर पहुंची है। और आज इंडिया की जुडिशरी यानी हमारी न्यायपालिका का मैसेज बिल्कुल साफ है कि एक महिला का अधिकार धर्म से ऊपर है।